इंटरेस्टिंग। लेकिन अभी लास्ट आवर ट्रेड में डिम्पी जी आप देखिए ट्रेडर्स क्या करते हैं, पूरा फिजिल आउट हो जाती है, सब लोग अपनी पोजीशंस काट के एक बार कोई साइड हो जाते हैं। तो ये भी देखना जरूरी होगा कि यहाँ से कैसे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खैर ये दिख भी रहा है अजय, अगर आप देखेंगे ना तो इनफैक्ट विप्रो के अंदर रक्षित अभी रंजन भी हमारे साथ 1.5% का जुड़ रहे नुकसान है, हैं ऑलमोस्ट तो डे लो बातचीत पे करने है। में। अगर आप इन्फोसिस टीसीएस देखेंगे वो भी प्रेशर में है। तो भी साथ में जोड़ लेते हैं। मार्सेलस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षित। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह देखिए आप भी काफी टाइम से बाजार को देख रहे हैं कि कैसे रिलायंस ने ओवर द इयर्स, धीरू भाई मानी जी ने कंपनी को सेट किया था, उसके बाद कितना कुछ ओवर द इयर्स, डेकेड आफ्टर डेकेड ये कंपनी अपना कम्प्लेक्शन चेंज करती रहती है और आज काफी अच्छा रिलायंस पूरे मार्केट को भी सपोर्ट कर रहा है। रक्षित, आपने बहुत सारे बिजनेसेस स्टडी किए हैं, मैं किसी स्टॉक कॉल नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ ऐसी एक कैटेगरी ऑफ कंपनीज होती है जो हर डेकेड या हर नए फेज में, साइकिल में अपना कम्प्लेक्शन चेंज कर लेती है और री इन्वेंट करती है अपने आप को। रिलायंस एक एग्जाम्पल है, बट और भी कंपनीज होंगी, आपकी क्या राय बन रही है? नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि री इन्वेंट करते रहना, हर 10 साल में एक बारी, हर 15-20 साल में एक बारी री इन्वेंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो इकोसिस्टम है हर कंपनी का वो बहुत तेजी से बदलाव दिखाता है। कस्टमर की प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं, उन प्रेफरेंसेस को मीट करने का जो तरीका है वो बदलता रहता है। जैसे नए नए सिस्टम्स आते रहते हैं, नए तौर तरीके आते रहते हैं हर इंडस्ट्री के, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के, मैन्युफैक्चर करने के तरीके बदलते रहते हैं। सो इकोनॉमी बदलती है, इंडस्ट्री बदलती है, अगर कंपनी ना बदले तो वो रिडंडेंट हो सकती है या फिर उसका बिजनेस मॉडल रेप्लिकेट हो सकता है। बदलाव का एक ये बहुत बड़ा फायदा है, अगर आप सक्सेसफुली बदलते रहें अपने बिजनेस को, कस्टमर को वैल्यू ऐड करने के तरीकों को बदलते रहें, तो कंपटीशन आपको रेप्लिकेट नहीं कर सकता आसानी से। तो ये एज अ थीम आप जो बोल रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, इस बदलाव के कारण डोमिनेंस जरूर आप सस्टेन कर सकते हैं और ये बदलाव हर 10 साल में एक बारी, हर 20 साल में एक बारी जरूरी है ताकि डोमिनेंस दशक आफ्टर दशक आफ्टर दशक चलता रहे। लेकिन जो दूसरी चीज एक इन्वेस्टर को चाहिए डोमिनेंस के साथ में, वो है कि प्राइसिंग पावर इतना हाई हो, फ्री कैश जनरेशन इतना हाई हो, रिटर्न ऑन कैपिटल इतना अच्छा हो कि उस बदलाव का भरपूर फायदा भी आए, जो कुछ कंपनियों से आता है। लेकिन कुछ डोमिनेंट कंपनी ऐसी भी होती हैं जिनसे जिनसे कम फायदा आता है। तो हाँ, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। इन्वेस्टर के लिए ये डिसरप्शन, ये बदलाव करते रहना बहुत जरूरी है। राइट, रक्षित बहुत बहुत स्वागत है आपका आईटी नाउ स्वदेश पे। प्रियंका हियर। आज हम आईटी कंपनीज को खास नज़र बनाए हुए, काफ़ी समय से स्ट्रीट इस एक्सपेक्टेशन में कि रिजल्ट्स अच्छे आने, दिग्गज कंपनियों के ऑलरेडी रनअप दिखा चुकी है। आप आईटी सेक्टर में किस तरह से आपकी रिसर्च रहती है? क्या आपको लार्ज कैप आईटी पसंद आता है या फिर मिड कैप आईटी? क्योंकि अगर आप कंपैरिजन चार्ट देखें तो अगर आपको लार्ज कैप स्टॉक्स एक तरफ हो आईटी स्टॉक्स और मिड कैप आईटी स्टॉक्स एक तरफ हो, तो मिड कैप में कुछ सिलेक्टेड कंपनीज हैं बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जो शायद लार्ज कैप में भी ग्रोथ मोमेंटम है लेकिन उस स्पेस से नहीं है जिस हिसाब से मिड कैप या फिर दूसरी स्मॉल कैप आईटी स्पेस कंपनियों से पॉसिबिलिटी है। अगर इसे हम एक डिवाइड करके क्लासिफाई करना चाहें तो आपको लार्ज आईटी या मिड कैप आईटी क्या ज्यादा पसंद आता है? हाँ, सो आईटी में हमारे पोर्टफोलियो में कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके सिवा हमारे पास अभी आईटी सेक्टर का कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में एक्सपोजर नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब से किसी भी इंडस्ट्री, नॉट जस्ट आईटी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में मार्केट कैप से कंपनी की क्वालिटी डिफाइन नहीं होती और कंपनी की क्वालिटी से शेयर प्राइस जरूर डिफाइन होता है। तो मार्केट कैप से शेयर प्राइस का कोई ऐसा गहरा ताल्लुक नहीं बिठाया जा सकता। हाँ, किसी किसी इंडस्ट्री में बड़ी कंपनियां ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर वाली होती हैं, किसी दूसरी इंडस्ट्री में छोटी कंपनियां ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर वाली होती है। तो प्राइसिंग पावर ज्यादा मैटर करता है। आईटी की इंडस्ट्री में
हमारे को जिस तरह से हमारी रिसर्च से समझ आता है, जो विनर होंगे आईटी सेक्टर में अगले 5-10 सालों में, वो ऐसी कंपनियां होंगी जो बड़े पैमाने पे टैलेंट को हायर करके, ट्रेन करके रिटेन कर सकती हैं। ये बड़े पैमाने पे इसलिए क्योंकि जैसे जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का सारे एप्लीकेशंस क्लाउड पे जा रहे हैं, सारा डेटा उनका डेटा लेक्स पे जा रहा है, ये सारी चीजें जो आज से 10 साल पहले तक नहीं हुआ करती थी, जैसे जैसे ये सारी तब्दीलियां आ रही हैं एक कॉरपोरेट के आईटी सर्विसेज कंज्यूम करने के तरीकों में, मल्टीपल आईटी वेंडर्स की जगह कंसोलिडेशन होके हर कॉरपोरेट को एक बड़ा आईटी वेंडर चाहिए। जो एक बड़ा आईटी वेंडर, क्योंकि एक बार ही सारा डेटा क्लाउड पे चला गया तो ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग के लिए आपको अलग आईटी वेंडर चाहिए, सेल्स के लिए अलग चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग चाहिए रहेगा और किसी और फंक्शन के लिए अलग। सारा का सारा डेटा अगर एक ही जगह पे बैठा है तो पूरी कंपनी लेवल के लिए एक वेंडर चाहिए। कंसोलिडेशन इसलिए ज्यादा हो रहा है वेंडर्स का एक कॉर्पोरेट के अंदर। अब उसके कारण हर बड़ा कॉर्पोरेट फिर प्रेफर करता है कि मेरे को ऐसा आईटी वेंडर आए जो टैलेंट लार्ज स्केल पे दे सके, और फिर जो आईटी कंपनी लार्ज स्केल पे टैलेंट को रिक्रूट करके, ट्रेन करके, रिटेन कर सकती है, वहां पे मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म विनिंग फॉर्मूला आपको मिलेगा। इस मामले में टीसीएस हमारे को सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगती है, इसलिए हम टीसीएस में एक्सपोजर ले रहे हैं कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में। रक्षित, शुक्रिया पहले तो स्वदेश को समय देने के लिए। आपकी जो बैलेंस शीट है इसमें होल्डिंग अभी हम देख रहे थे, तो उसमें आपने जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज हैं कंपनीज, उसमें होल्डिंग आपकी अच्छी है। एक तो आप हमको ये बता पाएंगे क्यों आपने उसमें होल्डिंग अच्छी कर रखी है? आपकी कुछ ना कुछ रीजनिंग तो होगी पक्का, और अगर है भी अच्छी तो क्या आगे भी आप इसी के साथ ही कंटिन्यू करेंगे? इसमें कुछ चर्निंग करने का मन बनाया आपने, नहीं बनाया? हाँ, सो देखिए, हमारी जो फिलॉसफी है उसमें 3 चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहली चीज, हमारे को अकाउंटिंग बहुत क्लीन चाहिए, साफ सुथरा अकाउंटिंग चाहिए। काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे बेस्ट कंपनी की भी अकाउंट्स उतने क्लीन नहीं है। एज ए रिजल्ट वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हमारा एक्सपोजर नहीं है। जनरली कंज्यूमर सेक्टर की कंपनीज की ऑन एवरेज अकाउंटिंग क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है कंपेयर टू दूसरी इंडस्ट्रीज। वो एक रीजन हो जाता है कि नेचुरली हमारा कवरेज यूनिवर्स थोड़ा ज्यादा कंज्यूमर की तरफ होता है। दूसरा रीजन हम जो स्टॉक सिलेक्शन में चूज करते हैं वो है हिस्ट्री में फंडामेंटल्स की वॉलिटिलिटी नहीं होनी चाहिए ज्यादा, और कंसिस्टेंटली काफी हेल्दी रेट पे फंडामेंटल्स डिलीवर किए होने चाहिए, कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन होना चाहिए। और तीसरी चीज, हमारे को फ्यूचर में भी कंसिस्टेंसी चाहिए फंडामेंटल्स की। अब ये फंडामेंटल्स की कंसिस्टेंसी का एक कारण तो होता है कंपनी इतनी मजबूत होए कि जब कोविड होए तो वो मार्केट शेयर गेन कर ले, और जब सारी इकोनॉमी तेजी से भाग रही हो तो वो पार्टिसिपेट कर ले। तो इसलिए वो बुरे टाइम में भी अच्छा करे, अच्छे टाइम में भी अच्छा करे। एक तो वो रीजन हो जाता है कंपनी स्पेसिफिक। दूसरा रीजन कंसिस्टेंसी डिलीवर करने का हो जाता है, अगर आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज छोटे टिकट के आम आदमी और उसके ऊपर के हाउस होल्ड्स को दे पा रहे हैं, मिडिल क्लास एंड अबव दैट लेवल ऑफ हाउस होल्ड्स को अगर आप छोटे टिकट के प्रोडक्ट्स रिपीटेड यूज वाले दे पा रहे हैं, तो अंडरलाइंग डिमांड काफी कंसिस्टेंट रहता है। उसके ऊपर अगर आपने बहुत मजबूत प्राइसिंग पावर वाली कंपनी खड़ी कर दी तो ओवरऑल फंडामेंटल्स बहुत कंसिस्टेंट और हेल्दी रहेंगे। तो ये वाली जो हमारी फिलॉसफी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे को रिस्क पसंद नहीं है, हमारे को इंडस्ट्री लेवल साइकिल्स नहीं पसंद, हमारे को इंडस्ट्री लेवल हेवी रिस्क ऑफ सडन डिक्रीज एंड सडन इंक्रीज इन डिमांड पसंद नहीं है। तो वो क्योंकि हम रिस्क को एकदम कम करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो अच्छी कंपनियां जब ढूंढते हैं तो थोड़ा सा वेट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर सेक्टर की तरफ थोड़ा ज्यादा हो जाता है। राइट। रक्षित, आपने ये हाउस होल्ड्स वाला जो पॉइंट बोला, इनकम ऑफ हाउस होल्ड, इस पॉइंट को थोड़ा सा और स्क्रैच करते हैं। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन में हाल ही में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का पढ़ रहा था,
और उसमें उन्होंने ये डेटा कोट किया है स्पार्क ब्रोकरेज का कि बिटवीन 2021 एंड 2025 33 मिलियन लोग जो हैं वो $5,000 पर कैपिटा हाउस होल्ड वाले आ जाएंगे, 4.1 मिलियन हो जाएंगे, वो एक्सपैंड कर जाएगा। इसीलिए इसी की तरह से करीब करीब 2,000 से $5,000 पर कैपिटा वाला भी एक्सपैंड करेगा। 500 मिलियन लोग वहाँ हैं अभी रफली, वो 800 प्लस हो जाएंगे। ये जो इनकम लेवल्स हाउस होल्ड्स के चेंज हो रहे हैं इंडिया में, किस तरह की कैटेगरीज आपको लगता है यूजेज बढ़ेगा? क्या ये हाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे या किस तरह, और आपका क्या व्यू बैठता है किस तरह कैटेगरीज प्रोडक्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा? नहीं, ये काफी स्ट्रक्चरल डिमांड है। इंडिया अभी भी बहुत आई वुड से सैचुरेशन लेवल से बहुत दूर है, क्योंकि इंडिया अभी भी अमीर कंट्री बनने से थोड़े काफी साल लगेंगे अभी। तो ये डिमांड काफी स्ट्रक्चरल है, लंबी चलेगी। ज्यादातर आप बोलिए जो वेरी हाई ऑन यूटिलिटी वाली आइटम्स है, कुछ एफएमसीजी वगैरह की, वहां पे पेनिट्रेशन जरूर काफी हाई हो चुका है। अदरवाइज आई वुड से रिटेल बैंकिंग, रिटेल लेंडिंग, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, हेल्थ केयर, ये सारे अपैरल, फुटवेयर, ये सारा कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में जैसे आ जाता है। ये सारी जो कैटेगरीज हैं, यहाँ पे अभी पेनिट्रेशन भी बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन इन एग्जिस्टिंग पेनिट्रेटेड हाउस होल्ड भी बहुत कम है, और प्रीमियमाइजेशन का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। ये तीन बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत ड्राइवर्स हैं ग्रोथ के। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि क्योंकि इंडस्ट्री लेवल पे ग्रोथ अच्छी है तो इसमें कोई भी कंपनी आप खरीद लेंगे तो आपके लिए पैसा बनाएगी। एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर को इंडस्ट्री लेवल ग्रोथ बहुत कम हेल्प करती है। जो हेल्प ज्यादा करती है वो है कंपनी लेवल मजबूतियां, राइट। अगर आप देखिए एक छोटा सा उदाहरण, टेलीकॉम सेक्टर में 2005 से 2015 ले लीजिए। मैं 2015 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पिछले 4-5 सालों में कोई आर्ग्यू कर सकता है कि जी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है रिलायंस वगैरह के आने से। लेकिन 2015 से पहले का भी अगर आप टेलीकॉम ले लीजिए, इंडस्ट्री लेवल पे ग्रोथ 40% पर ईयर से ज्यादा की थी, वॉल्यूम ग्रोथ सब्सक्राइबर बेस में। लेकिन लीडर कंपनियां भी इन्वेस्टर के लिए पैसा नहीं बना पाई, राइट। तो ऐसा नहीं है कि उस इंडस्ट्री में जहां ग्रोथ है वहां कुछ भी इन्वेस्टर के लिए काम करेगा। आपको मजबूती चाहिए इंडस्ट्री लेवल पे, बट उसके ऊपर बहुत ज्यादा मजबूती चाहिए कंपनी लेवल पर। राइट। रक्षित, आपके जितने भी फंड्स हैं मेजरली उनके जो रिटर्न्स रहे हैं वो इन लाइन विद निफ्टी रहे हैं। यानी निफ्टी ने अगर साल में निफ्टी ने अगर 16% 15% तक का रिटर्न दिया है तो आपके पोर्टफोलियो से भी ऑलमोस्ट, आपके फंड से भी उतना रिटर्न आया है। इस बार आप कैलेंडर ईयर 22 के लिए आप किस तरह के रिटर्न्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ये स्टेटमेंट एक्चुअली फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अगर आप रिटर्न्स देखिए कैलेंडर ईयर की, अगर आप बात करें 2019 में निफ्टी से कोई 12-13% ज्यादा रिटर्न आया था हमारा। 2020 में निफ्टी से करीब आई थिंक 10% ज्यादा रिटर्न आया था। ऐसे ही अगर आप फाइनेंशियल ईयर की बात करें, 2020 का फाइनेंशियल ईयर जब निफ्टी ने -25 दिया था तो हमारा कंसिस्टेंट कंपाउंडर फंड ने +8 दिया था, तो 33% ज्यादा रिटर्न आया था। तो रिटर्न हमारा निफ्टी से ज्यादा रहा है, लगभग 10% ज्यादा लंबे टाइम पीरियड में। हाँ, पिछला एक साल अगर आप देखेंगे, पिछले एक साल में अच्छी क्वालिटी की कंपनियां और कम अच्छी क्वालिटी की कंपनियों के शेयर प्राइस में कोई खास डिफरेंस उतना नहीं रहा है, क्योंकि आई मीन जब आप गिर के उठते हैं तो जो कंपनियां ज्यादा गिरी होती है परसेंटेज वाइज उनकी रिटर्न रिकवरी में ज्यादा दिखती है, बट वो ऑप्टिकल है। आमतौर पे हमारे को जो दिख रहा है हमारे पोर्टफोलियो का फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग, फंडामेंटल कंपाउंडिंग बोल लीजिए, हमारे पोर्टफोलियो का कैश फ्लो प्रॉफिटेबिलिटी निफ्टी सेंसेक्स की प्रॉफिटेबिलिटी से लगभग 10%, 8 से 10% ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। इसलिए हमारे पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निफ्टी सेंसेक्स से लगभग 8 से 10% सालाना
एक्स्ट्रा रहती है, हिस्टोरिकली रही है, आगे भी एक्सपेक्टेड है। ये सारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये थोड़ा लंबे टाइम पीरियड के लिए होते हैं, और अगर कोई 6 महीने का देखे, 1 साल का देखे, तो कभी कभी निफ्टी के बराबर भी रिटर्न आता है। कुछ ही दिनों के बाद बजट भी आ जाएगा। इस बार के बजट में ना गवर्नमेंट के पास थोड़ा स्पेस है अच्छी अनाउंसमेंट्स करने का। पिछली बार आपको पता है कोविड से सरकार जूझ रही थी, तो अनाउंसमेंट्स ज़्यादा हुई थी कोविड के रिगार्डिंग। इस बार शायद बजट में स्पेस गवर्नमेंट के पास रहेगा। आपका अपना एनालिसिस क्या है? ऑल दो वैसे हम ये भी समझ रहे हैं धीरे धीरे कि बजट अब एक नॉन इवेंट जैसा बनता जा रहा है, बट फिर भी एक दिन और उससे 10-15 दिन पहले और 10-15 दिन बाद तक उसका असर तो रहता ही है थोड़ा बहुत। हाँ, ये 10-15 दिन वाला लॉजिक मे बी ये सच हो, बट हमारे को समझ नहीं है कि हम कैसे वो 10-15 दिन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इतना हमारे को समझ आ चुका है कि ये बजट होए या कोई और मॉनेटरी पॉलिसी क्या कोई आउटकम होए, या कोई वो क्या बोलते हैं, अमेरिका में कोई टेपर टैंट्रम आए, कोई गवर्नमेंट सरकारें, दूसरे देशों की सरकारें कुछ खरीदे कुछ बेचे, लिक्विडिटी होए, इन सब चीजों से, जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, इनसे इन्वेस्टर की लॉन्ग टर्म रिटर्न में कोई इजाफा या कोई गिरावट नहीं आती है। इन्वेस्टर कंपनियों में पैसा लगाते हैं। कंपनियां अच्छे या बुरे टाइम पे, अगर वो मजबूत कंपनियां है तो अच्छे या बुरे टाइम पे भी वो अच्छा रिजल्ट दिखाएंगी, और अगर वो वीक कंपनियां है तो वो अच्छे टाइम पे भी गंदा रिजल्ट दिखाएंगी। तो हमारे तरह की जो टाइम होराइजन है, अगर कोई इन्वेस्टर 2 साल 3 साल 5 साल वाला टाइम होराइजन लेके इन्वेस्ट कर रहा है, तो बजट से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे को ऑनेस्टली स्पीकिंग मालूम भी नहीं रहता है, हम उस पर ज्यादा रिसर्च नहीं करते हैं कि इस बारी के बजट में क्या आएगा। जब आएगा तो हम ऑब्जर्व करेंगे हमारी पोर्टफोलियो की कंपनियां किस तरह से बजट की अनाउंसमेंट्स को अपने फायदे की तरफ लेके जा रही हैं। अगर वो नहीं लेके जा रही होती हैं तो हम एक्ट करते हैं, अगर वो लेके जा रही होती है तो हम उनको होल्ड करके रखते हैं। राइट रक्षित, एक आखिरी सवाल वो ये है कि मार्शल्स का ये मानना रहा है कि जब भी कोई बहुत मेजर ग्लोबल क्राइसिस आता है, चाहे वो किसी भी नेचर से ट्रिगर्ड हो या किसी भी तरह से ट्रिगर्ड हो, फाइनेंशियल क्राइसिस लास्ट में, तो सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स एक, और स्पेशली 2 लार्ज इकोनॉमीज के चाइना यूएस लार्जेस्ट इंजन जो ग्रोथ इंजन हैं, वो स्टिमुलस करते हैं। और उसके 3-4 साल शैडो ईयर्स में भी इमर्जिंग मार्केट्स में ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। ये एक प्रेमाइस हमने सुनी है और हमने आपके प्रेजेंटेशन में भी देखी थी। और कल शाम को आईएमएफ ने जो डेटा दिया है, उन्होंने हालांकि 22 की इंडिया ग्रोथ रिटेन की, 23 की ग्रोथ बढ़ा दी, 7.5% एस्टिमेट से 8.7% एस्टिमेट कर दी, ये कहते हुए कि प्राइवेट कैपेक्स के साइंस बहुत क्लियर हैं। तो आपसे एक बार समझना चाहेंगे कि आप अपने अर्लियर हाइपोथेसिस पे कहाँ स्टैंड करते हैं, और नेक्स्ट 2-3 इयर्स आपको किस तरह से नजर आते हैं? प्राइवेट कैपेक्स के साइंस क्लियर हैं क्या? आपका क्या व्यू है? ये आपने बिल्कुल सही बताया, हमारा ये व्यू है, बट ये इकोनॉमी पे हमारा व्यू है कि अगले 3-4 साल बाद आफ्टर अ क्राइसिस इंडिया में इकोनॉमी लेवल पे ग्रोथ आती है। इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में 1:1 कोरिलेशन नहीं है। दैट्स व्हाई इससे जस्ट पहले मैं आपको बोला था, इन्वेस्टर के लिए फर्क नहीं पड़ता है इन सब अनाउंसमेंट्स का। लेकिन हाँ, ये जो आप बता रहे हैं, इससे हमारे हिसाब से प्राइवेट केपेक्स जरूर सपोर्ट होएगा। ये जो क्राइसिस गया है उसके बाद आप देख ही रहे हैं, आपको थोड़े उदाहरण देते हैं हमारे पोर्टफोलियो में से। पिछले 1.5 साल में हमारे पोर्टफोलियो कंपनियों में पीडीलाइट ने एरलडाइट को एक्वायर किया, डॉक्टर लाल ने सबर्बन को एक्वायर किया, एशियन पेंट्स ने होम डेकोर में मैसिव इन्वेस्टमेंट किए, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ने होम सैंपल कलेक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में मैसिव इन्वेस्टमेंट किए, पेज इंडस्ट्रीज ने बहुत जबरदस्त कैपेसिटी एक्सपेंशन के साथ साथ टेक इन्वेस्टमेंट्स किए। तो प्राइवेट केपेक्स हमारे को एक इन्वेस्टर को बहुत जरूरी है, क्योंकि
कोई भी कंपनी अगर उसका कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बढ़ा रही है तो रिटर्न ऑन कैपिटल हाई रख के भी उसकी अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं आएगी। तो ग्रोथ लाने के लिए आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा चाहिए, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ता चाहिए, राइट। तो प्राइवेट केपेक्स बहुत जरूरी चीज है। हमारा बहुत पॉजिटिव व्यू है आफ्टर द क्राइसिस दैट वी हैव गॉन थ्रू इन द लास्ट 2 years। हमारा बहुत पॉजिटिव व्यू है ऑन इंडिया का प्राइवेट केपेक्स एंड ब्रॉडर इकोनॉमिक रेजिलियंस। हमारे हिसाब से इन्वेस्टर्स को वो कंपनियां पकड़नी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में जो केपेक्स करेंगी तो सही, लेकिन उस केपेक्स पे रिटर्न ऑन कैपिटल कम से कम 20-25-30% का निकालेंगी, कम से कम। ऐसी कंपनियां अगर आप ढूंढ सकें एज एन इन्वेस्टर, तो अगला 3 साल विल बी अ मच बेटर अपॉर्चुनिटी देन कोविड के पिछला 3 साल, ऐसा कह लीजिए। अगर कोविड ना होता तो जो अपॉर्चुनिटीज फॉर केपेक्स एंड हेंस ग्रोथ होती अच्छी कंपनियों के पास, अगर कोविड ना होता तो वो थोड़ी कम डिग्री की अपॉर्चुनिटीज होती। अब क्योंकि कोविड हुआ है, हमारे को अपनी आंखों के सामने दिख रहा है, जो है उदाहरण मैंने आपको दिए, ये उदाहरण वो कैपिटल इनिशिएटिव्स हैं जो ये सारी कंपनियां अगले 5 साल में करती, अब 2 साल में कर गई हैं, राइट। इन सब के बेनिफिट्स अभी काफी दिखेंगे आपको मार्केट में। हर इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग कंपनी मार्केट शेयर कंसोलिडेट करती दिखेगी, उसके पीछे उसका प्राइवेट केपेक्स होएगा, उसके पीछे एक इकोनॉमिक रेजिलियंस होएगी। तो हमारा काफी बुलिश व्यू है इस मामले में। ऑल राइट रशिद, हमेशा एंजॉय करते हैं आपसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए शो पे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मार्केट का एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट्स और बिग वॉइसेस, कॉर्पोरेट्स एज वेल एज मार्केट वॉइसेस कई बचे।